वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के समक्ष लगभग प्रतिदिन इस तरह के मामले आते हैं कि हमारे मामले में इन्वेस्टिगेशन सही नहीं की गई है, इसलिए उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर दीजिए। ये पावर सीआरपीसी की 173 सबसेक्शन 8 में फर्दर इन्वेस्टिगेशन का प्रोविज़न है। पुलिस अधिकारी इस प्रकार की इन्वेस्टिगेशन अक्सर ऑर्डर करते रहते हैं, लेकिन ये किस स्टेज तक की जा सकती है? क्या क्रिमिनल ट्रायल शुरू हो गया, उस समय फर्दर इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर की जा सकती है? प्रोसेसेस अगर इशू हो गए हैं, क्या उस स्टेज तक की जा सकती है? या एफआर या चार्जशीट जो 173 में दी जाती है, उसमें अगर एक बार रिपोर्ट चली गई है, क्या उसके बाद ऑर्डर की जा सकती है? तो ये स्थिति क्लियर करने के लिए आज ये वीडियो बनाया गया है। इसमें आपको कुछ जजमेंट्स का ध्यान रखना होगा। अभी एक लेटेस्ट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आया, जिसमें जस्टिस चंद्रचूड़ जी ने उसमें लिखा है, और उसमें कई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के प्रीवियस जो जजमेंट्स हैं वो इम्पॉर्टेंट है, जिसमें विनय त्यागी वर्सेस इरशाद अली का आया जजमेंट, और इसमें वीनू भाई हरी भाई मालवीय वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का जो जजमेंट आया वो इम्पॉर्टेंट है। अब जो सेटल्ड लॉ है उसके बारे में यह है कि इन्वेस्टिगेशन धारा 173 सीआरपीसी के तहत वो समयबद्ध तरीके से पूर्ण हो जानी चाहिए। 173(1) में दिया गया है कि यथाशीघ्र इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट किया जाए और उसके लिए जो रिपोर्ट है वो मैजिस्ट्रेट को, जिसका ज्यूरिसडिक्शन है, वहाँ भेजी जाए। इसमें 173(1)A भी एक अमेंडमेंट किया गया है, जिसमें कोई चाइल्ड है, रेप का केस है, तो ऐसे सभी मामले 3 माह के अंदर इन्वेस्टिगेट करने हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन पूर्ण हो जानी चाहिए। अब चार्जशीट या फाइनल रिपोर्ट जो दी गई है मजिस्ट्रेट को, उन्होंने कॉग्निजेंस ली। कॉग्निजेंस लेने के बाद अगर प्रोसेसेस जारी कर दिए गए हैं, कई बार ये होता है कि प्रोसेस एक बार जारी कर दिया गया है तब अब फर्दर इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर नहीं की जा सकती। लेकिन ये सभी जजमेंट जो मैंने बताए हैं, इसमें ये अब सेटल्ड लॉ है कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन तब तक फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए 173(8) के अंतर्गत जो रिपोर्ट दी जा सकती है वो उस स्टेज तक दी जा सकती है जब एक्चुअल जो ट्रायल है वो यदि कमेंस हो गया है, उसके बाद नहीं दी जा सकती। कई मामले ऐसे होते हैं जिसमें हमारे जो 173(2) में जो रिपोर्ट गई है, अब वो इनिशियल रिपोर्ट हो गई, फर्दर इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर हुआ, 173(8) में जो रिपोर्ट आई उसमें कुछ कंट्राडिक्टरी फैक्ट्स आ गए या कुछ एविडेंस ऐसे आए हैं, ओरल एविडेंस या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, जिससे स्थिति बदल गई कि अब चार्जशीट कैंसिल होनी है, फाइनल रिपोर्ट लगाई जानी है। तो ऐसे सभी मामलों में मजिस्ट्रेट को पूरी तरह से अधिकृत किया गया है, जो ज्यूरिसडिक्शन रखते हैं उस क्षेत्र में, अधिकारता वाले क्षेत्र में, वो ऐसे सभी मामलों में फर्दर इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करने के लिए उसमें अपनी नोट सहमति देंगे। पुलिस अधिकारी के पास जब भी इस प्रकार की कोई इन्वेस्टिगेशन के लिए कि अभी इन्वेस्टिगेशन में कुछ चीज़ें छूट गई थी, इसमें ओरल एविडेंस या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आने आवश्यक हैं, तब ऐसे मामलों में फर्दर इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर की जा सकती है। प्रोसेसेस अगर जारी भी हो गए हैं उसके बाद भी की जा सकती है, क्योंकि प्रोसेसेस जारी करने के बाद उसके बाद चार्ज फ्रेम करने की स्टेज आती है 227 सीआरपीसी में। जब चार्ज फ्रेम होते हैं, चार्ज फ्रेम के बाद फिर एक्चुअल जो ट्रायल है वो कमेंस करता है। तो इसलिए जब एक्चुअल ट्रायल प्रारंभ हो जाएगा उसके बाद हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर नहीं करते अमूमन। पुलिस अधिकारी को चाहिए कि जब भी कोई फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर, चाहे वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा, मेरे द्वारा, आईजी के द्वारा या एसएसपी के द्वारा या किसी क्षेत्राधिकारी या एडिशनल एसपी के द्वारा दिया जाता है, तब ऐसे मामलों में उनको वह रिपोर्ट जो ऑर्डर के सहित अपने ज्यूरिसडिक्शनल मजिस्ट्रेट के सम्मुख रखनी चाहिए, और वो किस स्थिति में चल रहा है, अभी क्या प्रोसेस जारी हो गए हैं, क्या चार्ज फ्रेम की स्टेज से केस आगे निकल गया है,
तो इसमें माइंड अप्लाई करने का कार्य मजिस्ट्रेट का है। मजिस्ट्रेट देखेंगे कि इसमें कहीं कोई अन्याय तो नहीं हो रहा, क्योंकि जो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 21 है, यह फेयर और जस्ट इन्वेस्टिगेशन की बात करता है। तो इसमें फेयर और जस्ट इन्वेस्टिगेशन होने का अर्थ है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने अपराध किया है वो छूटना नहीं चाहिए। अगर प्रथम दृष्टया ये साक्ष्य आते हैं कि किसी ने अपराध किया है तो वो नहीं छूटना चाहिए। इसी प्रकार से कई बार कोई इनोसेंट व्यक्ति को किसी भी तरीके से उसको इम्प्लीकेट कर दिया गया है, किसी गलत तरीके से फंसा दिया गया है, तब ऐसे मामलों में कोई भी साक्ष्य प्राप्त होने पर ये आईओ का दायित्व है कि वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर ले, कोर्ट को सूचित करें, उनकी सहमति प्राप्त करें और उसके बाद एविडेंस में जो भी वो फर्दर एविडेंस कलेक्ट करते हैं वो करें। आपने देखा होगा कि कई सारी रिपोर्ट ऐसी होती हैं जो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी से आनी होती है या और परीक्षण के लिए कहीं भेजी गई हैं, उसमें अक्सर विलंब हो जाता है। इसी बीच आप देखते हैं कि 60 दिन या 90 दिन केसेस के हिसाब से अगर पूरे हो जा रहे हैं, एक्यूज्ड जेल में है, तब हमें वो 60 दिन के अंदर उसमें चार्जशीट देनी होती है या 90 दिन में, जैसा भी केस है। तब हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि जो साक्ष्य अभी नहीं आए हैं, जो चार्जशीट में या जो पुलिस रिपोर्ट आपने भेजी है कोर्ट को, उसमें अभी शामिल नहीं हुए हैं, जैसे जैसे उसमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं, रिपोर्ट प्राप्त होती है, उसके आधार पर भी पर्चा काट के सप्लीमेंट्री केस डायरी काट कर आपको कोर्ट को भेजना चाहिए। तो मैं कुछ निर्णयों के बारे में उसकी डेट्स में बता देता हूँ। जैसे विनय त्यागी वर्सेस इरशाद अली और दूसरा वीनू भाई हरी भाई मालवीय वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, ये जजमेंट इसमें कोर्ट किए गए हैं और ये फाइनल जजमेंट जो 18 फरवरी 2022 को जस्टिस डॉक्टर धनंजय वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत जी द्वारा इसमें ये जजमेंट दिया गया है और इसमें ये सभी जजमेंट्स को कोट किया गया है। जजमेंट ये है लुकोस जुकारिया एलियास जैक नेदुम चिरा ल्यूक एंड अदर्स वर्सेस जोसेफ एंड अदर्स, ये रिस्पोंडेंट्स हैं। इसमें एपेलेंट्स थे जैक नेदुम चिरा ल्यूक एंड अदर्स। तो इसमें जजमेंट जो ऑथर किया गया है वो ऑनरेबल जस्टिस डॉक्टर धनंजय वाई चंद्रचूड़ जी ने किया है और इसमें ये जो अपील अराइज हुई थी वो जजमेंट आया था लर्नेड सिंगल जज का हाई कोर्ट ऑफ केरला का, जो 3 मार्च 2021 को आया था। उसमें एक क्रिमिनल अपील नंबर 256 ये 2022 की है। ये जो SLP थी क्रिमिनल की 9556 2021 की, उसके बाद ये जजमेंट दिया गया था और ये रिपोर्टेबल केस है। तो इस जजमेंट को आप रेफर कर सकते हैं, इसमें विस्तार से इसके बारे में बताया गया है। CRPC के प्रावधानों को भी इसमें कोट किया गया है। जो प्रावधान आपको देखने हैं वो इम्पॉर्टेंट है। 173(2) जिसमें इनिशियल इन्वेस्टिगेशन की गई है, 173 सबसेक्शन 8 जिसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद जो रिपोर्ट दी जाती है, और ये दोनों रिपोर्ट कंट्राडिक्टरी हो सकती हैं, लेकिन यहाँ माइंड अप्लाई करना है ऑनरेबल मैजिस्ट्रेट को कि उसमें क्या किया जाना है। इसी प्रकार से इसमें जो अन्य सेक्शंस जो कोट किए गए हैं जो इन्वेस्टिगेशन के बारे में, सेक्शन 2 सबसेक्शन H जिसमें इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या किया जाएगा कि कलेक्शन ऑफ एविडेंस है, इसके बारे में बताया गया है। 156 सबसेक्शन 3 जिसमें मैजिस्ट्रेट की पावर है कि किस तरह से वो कॉग्निजेंस लेंगे केस की और उसमें FIR रजिस्टर करने का भी आदेश दे सकते हैं। फिर सेक्शन 156 का सबसेक्शन 1 के बारे में इसमें दिया गया है जिसमें पुलिस ऑफिसर्स की पावर है टू इन्वेस्टिगेट द कॉग्निजेबल केसेस, और ये कॉग्निजेबल केस आप इन्वेस्टिगेट करके उसके बाद जो रिपोर्ट देते हैं, ये रिपोर्ट ना केवल आईओ बल्कि वरिष्ठ अधिकारी द्वारा भी जो चार्जशीट है या पुलिस रिपोर्ट है वो सबमिट की जा सकती है। तो ये सब बातें इस जजमेंट में आई हैं। कृपया इन सभी महत्वपूर्ण जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं उनको देख लीजिए और स्थिति बड़ी क्लियर है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन तब तक ऑर्डर की जा सकती है जब तक एक्चुअल ट्रायल बिगिन होता है, शुरू होता है, और उससे पहले अगर प्रोसेस जारी भी हो गए तब भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन के आदेश किए जा सकते हैं। लेकिन राइडर इसमें यही है कि इसमें ये पुलिस अधिकारी ने अगर कोई आदेश किए हैं उसके बाद भी आईओ को चाहिए कि वो कोर्ट को अप्रोच करे और मैजिस्ट्रेट का आदेश लेने के बाद ही फर्दर इन्वेस्टिगेशन करे। तो आप लॉ के बारे में CRPC, IPC, इंडियन एविडेंस एक्ट के जो प्रावधान है उनके बारे में जानकारी के लिए लॉ प्रेम प्रकाश से जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।